महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के मात्र 6 माह के भीतर ही अकबर ने 4 संधि प्रस्ताव भेज दिए थे, क्योंकि वह युद्ध से पूर्व कूटनीतिक प्रयास करना चाहता था। इससे पूर्व उसने ईस्वी सन 1567 में प्रथम बार मेवाड़ पर चढ़ाई की थी, जिसमें उसे भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। वह चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। इस युद्ध में उसने अपने कई विश्वस्त सिपह सालारों तथा सेनापतियों को खोकर वह विपुल धन खर्च करके भी वह महाराणा उदय सिंह को नहीं झुका सका था। मात्र बर्बादी और खाली पड़े चित्तौड़ दुर्ग के अलावा वह कुछ भी हासिल न कर सका। अपने चारों संधि प्रस्तावों को विफल हुआ देख उसने जंग की तैयारियां प्रारंभ कर दी। इसके तहत उसने ईस्वी सन 1575 में चित्तौड़ को अजमेर सूबे का हिस्सा बनाया तथा मेवाड़ के रायला, बदनौर, शाहपुरा, अरनेता, कटड़ी इत्यादि परगनों को सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के हिस्से में दे दिए। इस वक्त तक मेवाड़ के 26 दुर्ग अकबर के अधीन थे। इन दुर्गों को उसने मेवाड़ के ही अन्य शत्रुओं को सौंप दिया। इसका मकसद साफ था कि राणा प्रताप के लिए मेवाड़ के अंदर ही शत्रु बनाए जाएं। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय परिस्थितियां कितनी विकराल रूप में महाराणा प्रताप के विपरीत खड़ी थी। उक्त कार्यवाहियों के पश्चात 17 फरवरी 1576 ईस्वी को अकबर स्वयं एक जर्रार फौज समेत अजमेर पहुंचा। वह दरगाह पर जियारत करने आया था, पर असल मकसद था मेवाड़ को फतेह करना। मैगजीन दुर्ग में उसने हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति तैयार की तथा सेनापति के चुनाव में उसने 15 दिन लगा दिए। अंततः आमेर के कुंवर मान सिंह को मुगल फौज का सेनापति चुना गया। यह इत्तेफाक मुगलिया सल्तनत के इतिहास में पहली बार हुआ। इससे पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ था। इससे अकबर के कुछ नामी मुस्लिम अमीर तथा मौलवी नाराज हो गए। स्वयं मुगलिया पक्ष के इतिहासकारों ने भी मान सिंह को ही इस जंग हेतु उपयुक्त सेनापति माना था। अकबर की आत्मकथा आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल लिखता है कि राणा कीका में बगावत और खुद एतमादी बहुत बढ़ गई थी। उसका पाखंड सारी हदें पार कर चुका था। उसके लिए हंसते हंसते मरने वाले बहादुर सरदारों ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल रखा था। शहंशाह के हुक्मों को न मानकर वह रास्ते से भटक गया था। सभी राजा और महाराजाओं में सिर्फ राणा की ही आज़ादी शहंशाह से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस जंग का मकसद राणा तथा उसके वतन को पूरी तरह खत्म करना था। कुंवर मान, जिसे शहंशाह ने फर्जंद अर्थात बेटे के खिताब से नवाजा था, जिसकी बहादुरी का दरबार में कोई दूसरा नहीं था, उसे यह काम सौंपा गया। उस वक्त शाही दरबार में वही एक ऐसा शख्स था जो राणा कीका से युद्ध में सामना होने पर उसके खौफ से न भागे। अकबर ने मान सिंह को मुगल फौज का सेनापति व आसफ खां को मीर बख्शी बनाया, जो चित्तौड़ के तीसरे साके में भी शामिल था। महाकवि दुर्सा आड़ा ने राणा प्रताप के लिए लिखा है कि हे उदय सिंह के पुत्र राणा प्रताप, तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों से कम तो कैसे कहें। माना कि वे बादशाहों को बंदी बनाकर छोड़ दिया करते थे, परंतु अकबर के कहर और उसकी उग्रता को देखते हुए उसके सामने सिर न झुकाना ही बादशाहों को बंदी बनाकर छोड़ देने के समान है। जब महाराणा प्रताप को मुगल फौज के अजमेर से कूच करने की खबर मिली तो उन्होंने युद्ध से पूर्व की सभा बुलाई, जहां मेवाड़ के समस्त सरदार तथा सामंत एकत्रित हुए, जिनमें से प्रमुख बड़ी सादड़ी के झाला मान, महाराणा के मामा मान सिंह सोनगरा, देलवाड़ा के झाला मान सिंह, राव संग्राम सिंह, सरदारगढ़ के भीम सिंह डोडिया, बिजोलिया के डूंगर सिंह पंवार, दानवीर भामाशाह, रामदास राठौड़, कृष्णदास चुंडावत इत्यादि प्रमुख थे। महाराणा प्रताप ने सर्वप्रथम उम्र में सबसे बड़े रामशाह तोमर से युद्ध की रणनीति के बारे में पूछा, तो उन्होंने खुले में युद्ध न लड़कर पहाड़ों में मुगलों को घेर कर नष्ट करने की सलाह दी। सभी युवा सामंतों तथा स्वयं महाराणा प्रताप ने भी इसे अस्वीकार किया तथा अपने से 4 गुनी विशाल मुगल फौज होने के बावजूद भी आमने सामने की लड़ाई लड़ने का निश्चय किया। मान सिंह ने अपना पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला। वहां से वह 18 जून 1576 ईस्वी को आधी रात को मोलेला गांव से उसने खमनौर की तरफ कूच किया। वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप ने मेवाड़ी फौज के साथ गोगुंदा से लोसिंग गांव की तरफ कूच किया। वहां से वे हल्दी घाटी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने 5000 सैनिकों को दर्रे पर तैनात करके लोसिंग गांव में ही मानसिंह का इंतजार करने लगे।
हल्दी घाटी एक ऐसा संकरा दर्रा था जहां से एक साथ एक ही बार में केवल 2 सैनिक निकल सकते थे। यह मुगलों की ओर से पहली बड़ी लड़ाई थी जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। वे जानते थे कि यदि मुगल फौज के साथ हल्दी घाटी में प्रवेश किया तो बेमौत मारे जाएंगे, इसलिए उन्होंने मोलेला गांव में ही पड़ाव डाले रखा। अंततः उन्होंने खमनोर में अपना पड़ाव डाला। महाराणा प्रताप को मान सिंह की इस कूटनीति को समझने में देर नहीं लगी, इसलिए उन्होंने भी हल्दी घाटी से निकलकर खमनोर की ओर आगे बढ़ने का निश्चय किया। सूरज उगने से पूर्व ही कुंवर मान सिंह ने खमनोर के मैदान में अपनी कुल फौज को जंग के मुताबिक जमाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर महाराणा प्रताप भी हल्दी घाटी दर्रे से निकलकर खमनोर के पास की समतल भूमि में पहुंचे, जो कि वर्तमान में रक्त तलाई के नाम से प्रसिद्ध है। कर्नल टॉड लिखते हैं कि अपने राणा का अनुसरण करते हुए सभी मेवाड़ी सरदार वहीं पहुंच रहे थे जहां सबसे भयंकर युद्ध होना था। वंश के वंश प्रचंड निर्भीकता के साथ आगे बढ़ रहे थे। 18 जून की सुबह 9 बजे युद्ध का बिगुल बज उठा। दोनों सेनाओं की अरावल में भीषण टक्कर हुई। जहां मुगलों की अरावल का नेतृत्व सैयद हासिम बारह कर रहा था, वहीं मेवाड़ी फौज की अरावल का नेतृत्व पठान हकीम खान सूरी कर रहे थे, जिनके साथ सलूम्बर के रावत कृष्णदास चुंडावत तथा रामदास राठौड़ भी शामिल थे। अपनी फौज को आक्रमण का आदेश देते हुए हकीम खान ने कहा, आज देखता हूं कि मुगल फौज का कौन सा सिपाही हकीम खान के हाथ से उसकी तलवार को अलग करता है। खुदा कसम, आज इस पठान की तलवार मरने पर भी हाथ से न छूटेगी। मुगल पक्ष का लेखक बदायूनी, जो स्वयं इस जंग में मौजूद था, लिखता है कि दोनों फौजों की मुठभेड़ ने जन्नत जाने के दिन को और भी नजदीक ला दिया। 2 खूनी समुंदरों की भिड़ंत ने सबको हैरान कर रख दिया। जमीन लाल रंग की लहरों से सन गई। दुश्मनों की अरावल ने शाही फौज की अरावल को दबोच लिया, जिससे शाही फौज के पैर उखड़ने लग गए। मेवाड़ी फौज की अरावल ने ऐसा भीषण आक्रमण किया कि मुगल फौज को संभलने तक का अवसर न मिला। शाही अरावल पूरी तरह पस्त होकर भाग निकला। बनास नदी को पार कर 5-6 कोस तक किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हकीम खान सूरी के जबरदस्त हमले के पश्चात स्वयं महाराणा प्रताप ने चेतक पर सवार होकर अपने ओजस्वी स्वरों में कहा कि चित्तौड़ के तीसरे साके में केसरिया करने वाले वीरों व जौहर करने वाली वीरांगनाओं की सौगंध है तुम्हें। इन मल्लेच्छों पर आज ऐसा प्रचंड आक्रमण करो कि इनकी आने वाली नस्लें इस रणभूमि को याद कर कांप उठे। हर हर महादेव के जयकारों के साथ महाराणा प्रताप ने मुगल फौज पर जबरदस्त आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का वर्णन मुगल पक्षीय लेखक बदायूनी ने कुछ इस तरह किया है। राणा कीका की फौज की दूसरी टुकड़ी, जिसकी कमान स्वयं राणा ने संभाल रखी थी, ने घाटी से निकलकर सर्वप्रथम काजी खां की फौज पर हमला कर दिया। राणा काजी खां की फौज में तबाही मचाता हुआ शाही फौज के बीच तक पहुंच गया। काजी खां का एक अंगूठा कटने पर वह यह कहकर भाग गया कि जब दुश्मन का हमला सहने लायक न हो तो वहां से भाग जाना ही पैगंबर की दी हुई तालीम है। उसके बाद सीखरी के शेख जादव का राणा से सामना हुआ, लेकिन वे भी टिक नहीं पाए। उनके नेता शेख मंसूर को राणा के हाथ का एक ऐसा सख्त तीर लगा कि यह घाव कई दिनों तक रहा। राणा कीका और राजा रामशाह तोमर के हमले से मान सिंह के राजपूतों ने भी भागना शुरू कर दिया। आसफ खां, जिसे शहंशाह ने मीर बख्शी बनाया था, वह भी राणा के हमले से बुरी तरह घायल हुआ। ये सब भागकर सैयदों के पीछे जाकर छिप गए। अगर इस वक्त वे न होते तो हमारी फौज की बड़ी बदनामी वाली हार होती। अंत में मेहतर खां, जो कि सेना के चंदावल में था, निकलकर बाहर आया और ढोल पीटकर कहा कि बादशाह स्वयं एक फौज के साथ आ रहे हैं, जिससे शाही फौज का कुछ हौसला अफजाई हुआ। जंग के दौरान एक दिलचस्प वाकया हुआ, जिसे मुगल लेखक बदायूनी ने कुछ इस तरह लिखा है। मैं खुद अरावल में था। मैंने आसफ खां से पूछा कि मेवाड़ी राजपूतों और कच्छावाहों में फ़र्क करना मुश्किल हो रहा है, मैं किस पर निशाना लगाऊं? आसफ खां ने कहा कि चाहे कोई भी मरे, फ़ायदा तो इस्लाम का ही है, तुम बेफिक्र होकर निशाना लगाओ। मेरा एक भी वार खाली नहीं गया। मुझे वो नेकनामी मिली जो काफिरों के खिलाफ जंग में मिलती है। हल्दी घाटी की इस जंग में केवल वीर ही काम नहीं आए। बदायूनी के इस कथन ने यह सिद्ध कर दिया कि हल्दी घाटी के रण में धर्मनिरपेक्षता मुगल पक्ष की
हिंदुओं का आदर, उनका सम्मान सब कुछ खेत रहे। इस समय तक युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था तथा मेहतर खां की अफवाह से मुगल फौज वापस को संभल गई थी। तब महाराणा ने सोचा कि अब अगर यह युद्ध जीतना है तो राजा मानसिंह का वध करना आवश्यक है। यह सोचकर उन्होंने मेवाड़ी फौज की सबसे मजबूत सैनिक टुकड़ी, जो तोमर वंश के राजपूतों की थी, उन्हें साथ लेकर मुगल फौज को चीरते हुए मानसिंह की तरफ बढ़ने लगे। जब मुगलों को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पक्ष की सबसे मजबूत सैन्य टुकड़ी 12 के सैयदों को मानसिंह की रक्षा हेतु तैनात कर दिया। महाराणा ने गरज कर कहा कि आज सैयदों की पूरी जमात भी राणा प्रताप को मानसिंह तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। दोनों फौजों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। ये वो क्षण था जब दोनों फौजों की सबसे मजबूत सैन्य टुकड़ियां आमने सामने थी। मुगल फौज को चीरते हुए महाराणा प्रताप हाथी पर सवार मानसिंह तक पहुंच गए। मानसिंह के हाथी के ठीक सामने बहलोल खां नाम का एक उज़्बेक जंगजू अपने घोड़े पर सवार था। इसे अकबर ने स्वयं महाराणा प्रताप के लिए वध के लिए भेजा था, जिसे महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार के एक ही वार से घोड़े सहित 2 भागों में चीर दिया। इस भयानक वध से राजा मान के इर्द गिर्द खड़े बादशाही सैनिकों में खलबली मच गई। इसी बीच मर्दाना नामक हाथी पर सवार मानसिंह पर महाराणा प्रताप की नज़र पड़ी। उन्होंने मानसिंह को ललकारते हुए कहा कि आज तुम जितनी बहादुरी दिखा सकते हो दिखाओ। ये कहते हुए ही उन्होंने चेतक के दोनों पैर मर्दाना हाथी के सूंड पर टिका दिए और अपने भाले से प्रचंड प्रहार किया। भाला महावत को चीरता हुआ निकल गया। तभी एक और भाला महाराणा प्रताप ने फेंका, जो मानसिंह के हाथी के ओहदे को चीरते हुए उसके कवच तक ही पहुंच पाया। हाथी से उतरते वक्त उसके सूंड में लगी तलवार से चेतक का पिछला पैर सख्त जख्मी हो गया। महाराणा प्रताप इस बात से अनजान थे। तभी चंदावल से माधो सिंह अन्य सैनिक टुकड़ी सहित मानसिंह की मदद खातिर आ पहुंचा। इस समय महाराणा प्रताप बुरी तरह मुगलों से घिर चुके थे। इसी समय जाडोल के, जो दिखने में हूबहू राणा प्रताप जैसे ही थे, आगे आए तथा महाराणा प्रताप की रक्षा की। उन्होंने महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से चले जाने की सलाह दी, जिसे महाराणा ने पहले तो अस्वीकार किया, लेकिन अंततः परिस्थितियों को समझकर उन्होंने युद्ध भूमि से प्रस्थान करना ही उचित समझा। झालामान ने महाराणा प्रताप का छत्र तथा चंवर व शाही निशान धारण किया। वह बहादुरी से युद्ध लड़ने लगे। मुगलों ने उन्हें राणा प्रताप ही समझकर चारों ओर से घेर लिया। इस लड़ाई में वे वीर गति को प्राप्त हुए। झालामान ने अपना बलिदान देकर मेवाड़ के उस सूर्य को बचा लिया था, जिसने आने वाले 25 वर्षों तक मुगलों से अपनी मातृभूमि की बहादुरी से रक्षा की। इनका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। इनकी छतरी आज भी खमनोर रक्ततलाई में स्थित है। इस युद्ध में दोनों पक्षों के हाथियों ने भी भाग लिया था। महाराणा की तरफ से कुल 100 हाथियों ने भाग लिया, जिनमें महाराणा का प्रिय हाथी रामप्रसाद, लूणा, चक्रवात तथा खांडेराव आदि प्रसिद्ध थे। अबुल फजल ने लिखा है कि राणा कीका के रामप्रसाद हाथी को लेकर शाही दरबार में कई बार बातें होती थी। उसने जंग में आते ही कोहराम मचाना शुरू कर दिया। उस पर ग्वालियर के बागी राजा रामशाह तोमर का पुत्र प्रताप तोमर सवार था। उसने शाही फौज में तबाही मचानी शुरू कर दी। रामप्रसाद ने मुगलों के कई प्रसिद्ध हाथियों को जख्मी कर दिया। अंततः एक तीर रामप्रसाद के महावत को लगा तथा कुंवर प्रताप तोमर भी वीर गति को प्राप्त हुए। तब जाकर इसे चारों ओर से घेर कर काबू में किया गया। अंततः दोपहर 2 बजे तक युद्ध समाप्त हुआ। यह रक्तरंजित संग्राम कुल 5 घंटे चला, लेकिन इसमें महाराणा ने मुगलों के रक्त से हल्दी घाटी को लाल कर दिया। वहां आज भी रक्ततलाई स्थित है तथा अंतिम बार सन 1975 में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। बदायूनी युद्ध के पश्चात का हाल बताते हुए लिखता है कि दोपहर हो चुकी थी और गर्मी इतनी तेज थी कि खोपड़ियों का खून उबलने लगे। राणा कीका के भय से मानसिंह ने उसका पीछा पहाड़ियों में नहीं किया, क्योंकि शायद वहां राणा दोबारा घात लगाकर बैठा हो। इसलिए उसने राणा का पीछा न करना ही मुनासिब समझा। सुप्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखते हैं कि मेवाड़ के बहुत से नामी सरदार चित्तौड़ के तीसरे साके में भी काम आ चुके थे तथा महाराणा के पास सेना तथा संसाधन भी अकबर की अपेक्षा अत्यधिक कम थे। मेवाड़ का सारा पूर्वी उपजाऊ इलाका अकबर की चित्तौड़ विजय से ही बादशाही इलाके में चला गया था। केवल पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश ही महाराणा के अधीन रह गया था।
इन सब के बावजूद भी महाराणा प्रताप का कुलाभिमान, बादशाह के आगे दूसरे राजाओं की तरह सिर न झुकाने का अटल व्रत, अनेक आपत्तियां सहकर भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने का प्रण और उनका वीरत्व ही उनको प्रोत्साहित करते थे। कई इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी से निकलने के कदम की निंदा की है। इस संबंध में गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि महाराणा की सराहना की जानी चाहिए कि इस संकट की घड़ियों में भी उन्होंने अपना विवेक नहीं खोया और स्वयं को शत्रु के कब्जे से बचाया। वहां से हटकर उन्होंने अपनी मातृभूमि की कहीं अधिक हित साधना की, जितनी कि वो हल्दी घाटी में अपना प्राणोत्सर्ग देकर नहीं कर सकते थे। अंततः इस युद्ध का निष्कर्ष यह निकलता है कि महाराणा व उनके सैन्य दल ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने से 4 गुना अधिक मुगल सेना को हल्दी घाटी में कड़ी टक्कर दी। उस समय के राजपूतों के लिए प्राण देना कोई बड़ी बात नहीं थी। महाराणा भी चाहते तो हल्दी घाटी में वीर गति पा सकते थे, परंतु उसका परिणाम विजय तो कभी न हो पाता। महाराणा ने हल्दी घाटी की रणभूमि छोड़कर मात्र उस सिंह के समान कार्य किया जो कि 2 कदम पीछे लेता है अपने शिकार पर झपटने के लिए। हल्दी घाटी का युद्ध तो केवल प्रारंभ मात्र था मुगलों से चलने वाले उस अनवरत संघर्ष का, जो आज भी इतिहास में अमर है। इससे अगली कड़ी में हम हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात की घटनाओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।